हेलो। तो आपने इसके पहले मैंने जैसे प्रॉपर्टी बताई थी उस प्रॉपर्टी के अनुसार वर्कआउट किया, ऐसे आपका बोलना है, ठीक है ना। जनरली आपका नॉर्मल पार्ट ऐसे होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अब मैं पूरा कर लूंगा, और उस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर भी पूरे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जस्ट कीप इट अप। अब उसके बाद आप बोलोगे सर बाकी जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी में कुछ आपने मुझे क्वेश्चन बताए कि सर इन प्रकार के आंसर कैसे निकाले। वो जो आपके क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लेके अब मैं थोड़ा सा इन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सभी प्रॉपर्टीज आपके पास लिखी हुई है, पक्का ना। अब इस प्रॉपर्टी में हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेके मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सके आपके आंसर आए, और नहीं अगर आंसर निकलते हो जो क्वेश्चन उन्होंने बताया तो फिर मुझे जरूर बताए, हम लोग आगे नेक्स्ट पीरियड में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कलर। अब आप बोलोगे सर कलर क्या होगा, व्हाट इज कलर एंड व्हाई कलर। तो आप बोलोगे कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कलर आपको दिखता है एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की वजह से। जनरली आप बोलोगे सर व्हेन लाइट व्हाइट लाइट जस्ट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो मटेरियल का स्पेसिफिक कलर दिखने की वजह क्या होती है। अगर आप मुझे पूछोगे तो उसका आंसर बताऊंगा कि दैट मटेरियल में हैविंग द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द लाइट, लाइट की एब्जॉर्ब करने की उसकी एबिलिटी है, विच में एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ देम। फिर आपका सवाल नंबर सेकंड, सर द मटेरियल एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर व्हाट। जनरली कोई भी मटेरियल अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करवाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह जनरली आप बोलोगे फॉर डूइंग वर्क। एवरी सिस्टम एब्जॉर्ब द एनर्जी, यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। तो फिर आप बोलोगे सर जब मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एट द सेम टाइम कुछ काम करेगा, तो काम क्या होता है सर। तो यहाँ पे हम लोग बात यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डी डी एक्साइटेशन। क्या लिखेंगे, डी डी एक्साइटेशन। डी डी एक्साइटेशन और डी डी ट्रांजिशन, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। ये क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल इज शिफ्टेड टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर डी एनर्जी लेवल टू हायर डी एनर्जी लेवल। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है एट द सेम टाइम में एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ एनर्जी। when they may absorb the amount of energy, then reflected energy and incident energy they may having the energy difference. Generally मैंने इसके पहले बताया था कि जनरली 100 जूल एनर्जी अगर सरफेस पे इंसिडेंट होती है, लेकिन उसके बाद मटेरियल अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 450 जूल, तो एट द सेम टाइम 550 जूल एनर्जी जस्ट लिबरेटेड आउट, दैट में शो द स्पेसिफिक कलर। लेकिन इंसिडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और रिफ्लेक्टेड एनर्जी सेम हो तो आप क्या बोलोगे, मटेरियल इज कलरलेस। लेकिन अगर आप बोलोगे इंसिडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 100, रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, तो एट द सेम टाइम व्हाट इज दैट, टोटल एब्जॉर्प्शन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो समझ गए। फिर आप बोलोगे सर कलर के बारे में तो समझ गया, डीडी एक्साइटेशन के बारे में आप समझने की कोशिश करें। लेकिन फिर आप बोलोगे सर डीडी एक्साइटेशन होने के लिए जरूरी क्या है। तो आप बोलोगे सर डीडी एक्साइटेशन डी जीरो स्टेट में नहीं होगा। अगर कोई एटॉम है हमारे पास, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा उसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, आइदर दैट इज एटम और आयन। एज पर द कॉन्फ़िगरेशन में कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स में टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और D5 जनरली आप बोलोगे सर दैट इज हाफ फील्ड। इन सच अ केस दिस आर सेड टू बी द स्टेबल ऑर्बिटल्स। और ऐसे केसेस में आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम जनरली एक्साइटेशन इज नॉट ऑकर, यहां तो नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो ऐसी केसेस कलरलेस मानी जाती। कैसे मानी जाएगी रे, कलरलेस मानी जाएगी। तो इस तरीके से कलरलेस है कि कलरफुल है, ये जानने के लिए एक सादी सी बात ध्यान रखना। पेपर में कोई सवाल पूछे कि जनरली ये स्पीसीज द गिवन स्पीसीज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं दैट इज सेड टू बी जिंकी Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe5 पॉजिटिव, और Fe अगर आप बोलोगे सर जहां तक 6 पॉजिटिव। इस प्रकार से कोई आपको आयंस लिखा दिया जाए और बोले विच इज सेड टू बी कलरलेस, कौन कलरलेस होगा। तो कौन कलरलेस होगा ये जानने के लिए आप बोलोगे सर मुझे याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, आप अपने थ्योरेटिकल मैनिपुलेशन से आप बता सकते हो कैसे। इसलिए सबसे पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे और बोलेंगे सर दैट इज कॉल्ड एज 3d6 एंड देन 4s2, ठीक है। 3d6 4s2 इस प्रकार की कंडीशन अगर आप देखें तो आप यहां लिख सकते हो कि जनरली Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितनी होगी, एक बार फिर बताओ। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस दैट इज +2। Fe के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाट वी कैन से दैट इज इक्वल टू कितने हो गए रहे। तो आप बोलोगे सर उस वक्त ओ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब आप बोलोगे सर ऐसे केसेस में जनरली आप बोलोगे सर Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताती है, तो आप बोलोगे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जनरली आप बोलोगे सर ऐसे केसेस में एक्साइटेशन पॉसिबल है। Fe3 पॉजिटिव स्टेट अगर आप बोलोगे सर, तो एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस 3d5 स्टेट, 3d5 स्टेट होगी और 3d5 में डी हाफ फील्ड है, बट ऐसे केसेस में भी वो कलर शो कर सकता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ D0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नहीं। यहाँ कभी आप बोलोगे सर डी, जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, D0 आएगा, नहीं आएगा। D10 होगा, बोले नहीं होगा सर, तो बोले ये स्पीसीज कलरलेस नहीं रहेगी। अगर आप बोलोगे सर बात करेंगे जिंक, तो जिंक जनरली आप बोलोगे सर उसके अपने ओरिजिनल स्टेट में जनरली कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो तो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड एज AR व्हाट 3D10 एंड 4s2, बताया ना एटॉमिक नंबर 30। तो एटॉमिक नंबर 30 में अगर आप बोलोगे सर एर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है, तो उस वक्त आप बोलोगे सर क्या डी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। जनरली आप बोलोगे सर यहाँ डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। D0 अगर स्टेट है, D10 स्टेट अगर है, तो वो जनरली आप बोलोगे स्पीसीज कलरलेस रहेगी, बिकॉज देयर इज नो एक्साइटेशन इज पॉसिबल हियर। जनरली जिंक कलरलेस है क्या, ऐसे बोले तो कॉन्फ़िगरेशन से आप बोलोगे कलरलेस बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10। वैसे ही कोई पूछे कि ZnCl2 कलरलेस है क्या, तो आप बोलोगे ZnCl2 में Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और अगर वो +2 है तो फिर +2 स्टेट में जनरली वो कलरलेस इसीलिए रहेगा क्योंकि Zn2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, Ar 3d10 4s0 है ना, डी में 10। तो इस प्रकार से कलरलेस कब रहेगा, कौन सी स्पीसीज कलरफुल रहेगी, इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हो। तो डी एक्साइटेशन जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, द कॉन्फ़िगरेशन वी हैव। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखने वाला लिखता है स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, Ti2 पॉजिटिव, Ti3 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव, वेनेडियम जनरली आप बोलोगे सर 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 5 पॉजिटिव। अगर पूछने वाला आपको पूछता है इनमें जनरली कलरलेस कौन है, आइडेंटिफाई करे, कलरलेस कौन है आइडेंटिफाई करे, ऐसे अगर पूछा तो आप बोलोगे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो Ar 3d1 एंड 4s2, ये है आपका स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में अगर आप बोलोगे सर डी कलरलेस है, नहीं है, D1 एंड 4s2। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की बात करोगे तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 एंड देन 4s0, कलरलेस रहेगा, नहीं। लेकिन स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की बात करोगे तो दैट इज 3d0 एंड 4s0, इसका मतलब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में 3d0 होगा, दैट्स व्हाई कलरलेस। टिटेनियम की बात करोगे मतलब एवरी टाइम व्हाट वी कैन से वी हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टिटेनियम, टिटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, सभी कॉन्फ़िगरेशन को आप याद करें 3d2 एंड 4s2, लिखने की कोशिश तो भी करें। टिटेनियम 2 पॉजिटिव स्टेट अगर होगी तो 4s0 रहेगा और 3d2 रहेगा। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड भी है, कलरलेस होगा, नहीं होगा। Ti3 पॉजिटिव में S में 4s0 होगा, लेकिन Ti3 पॉजिटिव लिखो रहे, समझ गया ना, Ar 3d1 4s2, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, द कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कलरलेस। Ti4 पॉजिटिव की बात करोगे तो उसमें आप बोलोगे सर Ar 3d0 एंड 4s0। तो किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है, टिटेनियम 4 पॉजिटिव कलरलेस है, वेनेडियम 5 पॉजिटिव कलरलेस है, तो ऐसे बताओ ना सर आखिरी स्टेट कलरलेस शो करती है, बोले नहीं। जनरली आप बोलोगे सर वेनेडियम के बाद अगर आप क्रोमियम की बात करोगे तो क्रोमियम में जब कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 1 पॉजिटिव की बात करोगे और क्रोमियम 1 पॉजिटिव के बाद क्रोमियम 6 पॉजिटिव कलरलेस रहेगा। लेकिन फिर अगर सवाल कोई पूछे कि जनरली आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट इन केस ऑफ फेरस, Fe6 पॉजिटिव अगर हम लोग लिखे तो कलरलेस रहेगा क्या, द आंसर इज नो। तो इस प्रकार से आप कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस के लिए आपने लिखना है, दैट इज D0 को जरूर देखें, D10 को जरूर देखें। अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी कि कंपाउंड फॉर्म और इन फीवर स्टेट दे में शोज ऑस्पिशियस कलरलेस। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो चलो इन प्रकार से बाकी जो आंसर्स है वो आप आंसर देखे तो देखे, मिल जाएगा आंसर। आगे आप बोलोगे सर जब नहीं आते तो मुझे पूछे। नेक्स्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में क्या याद करना है सर? तो सबसे पहले कैटालिस्ट के डेफिनेशन याद करें। कैटालिस्ट एक नहीं बहुत जगह अब आपने पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स कैटालिस्ट बताता है, डी ब्लॉक आपको कैटालिस्ट बताता है। जनरली आप बोलोगे कैटालिस्ट को हम लोगों ने 10 से होकर पढ़ते हैं। कैटालिस्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट अल्टर करता है मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इस वक्त आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट? दैट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक डी प्रमोटर, पॉइजन जिसको बोला जाता है। फिर कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है मतलब क्या होता है? तो ये कर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में जिसको पढ़ा था कि आप बोलोगे सर दिस इज सेड टू बी अ रिएक्शन रेट एंड नाउ एट दैट पर्टिकुलर टाइम द रिएक्शन जस्ट कंप्लीटेड। बट व्हेन वी यूज कैटालिस्ट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस? द रिएक्शन जस्ट कंटिन्यूड लाइक दिस। क्या होता है? आपको वही रिएक्शन में ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो रिएक्टेंट को दी जाती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट व्हाट? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ड्यू टू द डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी आप याद रखें। इसके बाद आप बोलोगे सर कैटालिस्ट क्या करता है? सर कैटालिस्ट में हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म करेगा? इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये पॉइंट्स को याद करें। व्हाट इज कैटालिस्ट? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट? सर कैटालिस्ट मुझे देखना है, लेकिन पहले कैटालिस्ट क्या होता है उसको देखे। कैटालिस्ट के टाइप कैसे होते हैं वो देखे। अल्टर करता मतलब क्या होता? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होती? केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ भी आप वर्कआउट करें। उसके बाद आप बोलोगे सर जनरली ये तो हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के काम में आएगा ना कैटालिस्ट। जनरली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से रेट कम हो गया। रेट कम हो गया मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। रेट बढ़ गया रिएक्शन का, तो जनरली आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज इन स्मॉल टाइम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। बट व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? सेम प्रोडक्ट मिलेगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज सेम बट दैट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन वेरी लेस टाइम। फिर उसके बाद अगर आपका सवाल आगे होगा कि कैटालिस्ट यहां तो हम लोगों ने बताया सर, लेकिन यहाँ कैटालिस्ट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट का काम करता है, तो कैसे कैटालिस्ट का काम करता है? क्यों कैटालिस्ट बनने की एबिलिटी उसमें आ गई सर? तो in case of d block element many of the atomic orbitals are empty, and as they may having the empty orbital, that's why they may just associated with other to accommodate that orbital। और अपने atomic orbital को accommodate करने के लिए foreign species को अपनी ओर attract करने की कोशिश करता है। और जब वो attract करेगा तो at the same time what we can say they may form the intermediate। बट जनरली इंटरमीडिएट फॉर्म करते वक्त यहां ऐसी बात होगी कि नाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट लिबरेटेड एंड दिस एनर्जी व्हेन एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट एक्टिवेट एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म। कैटालिस्ट रिमेन एज इट इज। जैसे कि ये बात ध्यान रखना, A प्लस B प्लस कैटालिस्ट क्या फॉर्म करेगा? दैट इज कॉल्ड AB कैटालिस्ट। इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा। और इस इंटरमीडिएट फॉर्म होते वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इस रिलीज होने से ए और बी एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा ए बी एंड कैटालिस्ट रिमूव आउट। इस प्रोसेस में कैटालिस्ट की एनर्जी कम होती है? नहीं। कैटालिस्ट की एनर्जी बढ़ती है? नहीं। इस प्रोसेस के दौरान कैटालिस्ट जो एनर्जी को रिलीज करता है प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, यूटिलाइज्ड बाय कैटालिस्ट रिमेन एज इट इज। तो कैटालिस्ट एक काम क्यों कर रहा है, ऐसे सवाल अगर आप मुझे पूछोगे तो ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी दैट इज मे कंटेन इनकम्प्लीटेड ऑर्बिटल्स। उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये बातें होती है। देखिए फिर आप बोलोगे सर मुझे कैटालिस्ट में क्या करना पड़ेगा? तो व्हाट इज कैटालिस्ट आप याद करो। क्लियर। कैटालिस्ट को याद करने के बाद फिर देखिए कि कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट के टाइप कितने हैं। ठीक है, हम लोगों ने और कैटालिस्ट पढ़ने, जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैटालिस्ट की बात करेंगे, वहां मैं प्रोटीन में बोलूंगा दैट इज एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर सेड टू बी बायो कैटालिस्ट। जनरली बहुत सारी फिजियोकेमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज दैट इज सेड टू बी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, वो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस एंजाइम से होती है। जैसे हमारी सलाइवरी एंजाइम्स है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये एंजाइम के जो नाम सुने हैं वो भी कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो दिस आर सेड टू बी द कैटालिस्ट कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट। वैसे ही आप बोलोगे सर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट भी कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है उसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, उसको याद करने की कोशिश करें। उसके बाद और क्या करना है, तो कैटालिस्ट पढ़ते वक्त आपके सामने बहुत सारे नाम लिखे रहेंगे कैटालिस्ट के, स्पेशली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि आप बोलोगे प्लैटिनम, निकल,
Pt, Pd, Ni पढ़ा नहीं है, हम लोग हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। वैसे FeN V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। उसके बाद MnO2 जैसे KMnO4 जनरली आप यूज करते हैं, MnO2 जनरली KClO4 पर क्लोरेट अगर हमारे पास उसको डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन को सेपरेट करवाना हो तो एट द सेम टाइम MnO2 कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है। जनरली जिगलर नट्टा जनरली कैटालिस्ट जो होता है, एक बार देखो दैट कैटालिस्ट में हैविंग द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद आप CuCl2 Cu, दिस आर सेड टू बी द नंबर ऑफ कैटालिस्ट। इन कैटालिस्ट की एक लिस्ट बनाया और इन कैटालिस्ट को देखिए कि ये कैटालिस्ट कौन कैटालिस्ट कहाँ कैसे यूज करता है। तो इन कैटालिस्ट को देखिए, जैसे सर आपने 4 कैटालिस्ट बोले, बुक में 2 नाम लिखे थे, मैंने 4 नाम और पढ़े, लिस्ट आउट करो, पॉइंट आउट करो। और जैसे जैसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां कैटालिस्ट का नाम हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी आ गया, तो चलो आंसर मिलने के बाद उस आंसर को नोट डाउन करके रखे कि सर ये भी कैटालिस्ट यहाँ चलता है। मैंने आज एक अननोन प्रोसेस के लिए उसको पढ़ के रखा, याद करके रखे। हेबर प्रोसेस है, उस हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया, उसमें जनरली आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग हैलोजनेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं, पता है ना, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। जब क्लोरीनेशन की प्रोसेस जब करते हैं उसमें आयरन यूज करते हैं, उसको हैलोजन कैरियर बोला जाता है। जो नोट डाउन, आप बोलोगे सर ये सभी बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, ये करना है, एक क्वेश्चन आएगा लेकिन वो कौन सा आएगा मुझे पता नहीं। तो जनरली आप बोलोगे कैटालिस्ट में ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। तो इन प्रकार से कैटालिस्ट, तो कलर ठीक है ना, कलर क्या, कलर कैसे, कलर कहाँ, कलर किसका कौन सा रहेगा, कौन कलरलेस रहेगा, कौन कलरफुल रहेगा, सभी बातें याद करना। उसके बाद आप बोलोगे सर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वर्ड आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो जरूर सुना होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो लोग है डी ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करवाते हैं, मतलब दे में फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं मतलब क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय अ स्पेसिफिक एलिमेंट। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। एक बॉन्ड होना ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे इस कंपाउंड में बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में एक नहीं रहेगा बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स रहेंगे, मोर देन 2, मोर देन 3 बॉन्ड्स। जनरली ये बॉन्ड इतने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं उसको सुनने के पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप क्लियर करें। व्हाट इज द मीनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आता है ना, बॉन्ड फॉर्म, दिस इज बॉन्ड फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें जनरली आप बोलोगे वन स्पीसीज में हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अनदर स्पीसीज में हैविंग द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ रहे हैं ना, डोनेट करने वाली स्पीसीज को लिगेंड बोला जाता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, लेविस का बेस होता है वो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच होते हैं, जो लेविस के बेस होते हैं, सब याद करो यहाँ पे, वो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। लेकिन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट इनमें से कौन सा रो एक्सेप्टर स्पीसीज होगी कि डोनेटिंग स्पीसीज होगी, तो यहाँ ये जो स्पीसीज है जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ये एक्सेप्टिंग स्पीसीज है। एक्सेप्टिंग स्पीसीज क्यों है, ये भी सवाल अगर आपके मन में आता होगा तो जरूर उसका आंसर मिलेगा। दे आर एक्सेप्टिंग स्पीसीज बिकॉज, वो एक्सेप्टिंग स्पीसीज है बिकॉज, क्यों, ये क्यों का आंसर मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे सर दे आर एक्सेप्टिंग बिकॉज may contain many of the atomic orbitals are empty। और empty क्यों है, तो फिर आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें, क्या ये एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, क्या ये नहीं बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, दैट इज जस्ट एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल जनरली अगर आप बोलोगे सर मेरे पास एलिमेंट अगर मैं लिखता हूँ से वर्ड जिंक, वही लिखेंगे। Zn की बात अगर करेंगे तो आप बोलोगे जिंक फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नॉट। ऐसे सवाल अगर आप पूछोगे तो आप पहले जिंक का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखे, देख तो लेते एक बार, देखो Ar 3d10 4s0 कि 4s2 4s2, ठीक है, 18 प्लस 2 30। अब आप बोलोगे सर इस जिंक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने ओरिजिनल स्टेट में फॉर्म करना है कि नहीं फॉर्म करना है, तो आप बोलोगे सर एज वेरी फॉर द लास्ट ऑर्बिट व्हाट वी कैन से फोर्थ ऑर्बिट which contain 4s, along with that it contain 4p as well as 4d is also there but they are empty। आप बोलोगे 4s2 है तो 4p में क्या होगा, 4p में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर वो एम्प्टी तो है। इसका मतलब जनरली आपका जिंक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है बिकॉज मैं अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन व्हाट p। जनरली आप बोलोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो आप यहाँ कंसिडर करो तो एवरी एलिमेंट में हैविंग द टेंडेंसी टू involve in bond formation either by loss of electron or gain of electron or by sharing of electron,
टू अटेन इट्स नेटिव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर जिंक का नेटिव अगर देखा जाए तो Zn का एटॉमिक नंबर 30 है, उसका नेटिव है 36, दैट इज क्रिप्टॉन। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक्चुअली आपका जिंक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले तो जिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और उसको अकोमोडेट करने के लिए जगह है, p ऑर्बिटल खाली है, d भी खाली है। तो अगर वो अकोमोडेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आप बोलोगे सर दे में फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड लाइक दिस। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर अमोनिया उसको ट्रांसफर करता है, तो अगर आप बोलोगे सर Zn2 पॉजिटिव स्टेट अगर है, तो फिर इस Zn2 पॉजिटिव स्टेट में Ar 3d 10 एंड 4s 0। अब देखो थोड़ा Zn2 पॉजिटिव स्टेट देखो, Zn2 पॉजिटिव स्टेट में s तो खाली है, 4pb खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल साथ है, d भी खाली है, मतलब Zn2 पॉजिटिव में ऑल्सो अकोमोडेट। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जनरली बात करेंगे ड्राई सेल की। उस ड्राई सेल में ना जिंक का पॉट होता है, और वो ड्राई सेल चार्ज नहीं होता है, नॉन चार्जेबल ड्राई सेल, क्योंकि उस कंपाउंड में आप बोलोगे सर Zn NH3 इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा आपका कौन, Zn2 पॉजिटिव आयन विच इज फॉर्म। तो इस प्रकार की बातें हम लोग जरूर करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बना सकता क्या, तो आप बोलोगे सर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। वजह बताओ सर, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जनरली उसका न्यूक्लियर चार्ज सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने की वजह से दे मे हैविंग द टेंडेंसी टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड ड्यू टू दैट दे मे फॉर्म द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। वो क्या फॉर्म करेगा रे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मींस द कंपाउंड व्हिच कंटेन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन कैसी होगी, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह क्या है, ये उसमें क्या काम करेगा, एक्सेप्टर की डोनर। एक्सेप्टर है उसको मतलब लेविस का एसिड बोलोगे कि मैं बेस बोलूंगा, ये लेविस के एसिड है, समझ रहे ना, लेविस के एसिड की लेविस के बेस, लेविस के एसिड है। व्हाट आर एसिड्स, बोले से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, समझ गए ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अभी हमारे पास पूरा चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें हम लोग बहुत सारी बातें वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अलॉय फॉर्मेशन, अब आप बोलोगे सर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉय फॉर्म करेंगे क्या, हाँ करेंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग अलॉय, पहले डिफाइन करो। अलॉय के बाद आप बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बराबर है, व्हेन दे एसोसिएट, बराबर है, जनरली आप बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स दैट मे कंस्टिट्यूट अलॉय। अलॉय कौन कौन से प्रकार के हैं, क्या क्या नाम हो गए अलॉय के, हम लोगों ने कौन कौन से अलॉय, ब्रास, ब्रांज, अल्निको, जितने सारे अलॉय है उस अलॉय को आप देखिए। अलॉय फॉर्मेशन हम लोग करोजन को अवॉइड करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, जहाँ टीनिंग होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, वहाँ एक अलॉय फॉर्मेशन भी होता है। तो जितने सारे अलॉय आपको पता है उसकी लिस्ट वर्कआउट करें। कॉपर के अलॉय कौन से, जिंक के अलॉय कौन से, उसके बाद आप बोले एल्यूमिनियम के अलॉय कौन से, जनरली आप अल्निको नाम सुना होगा, तो अल्निको क्या होता है, जस्ट कैरी ऑन। अब आप बोलोगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉय फॉर्म करवाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय फॉर्म करते हैं, हाँ सर, दे हैविंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जनरली उसका एक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे तो जनरली आप बोलोगे सर इन दैट स्ट्रक्चर व्हेन अ सेम काइंड ऑफ सेम साइज पार्टिकल व्हेन दे आपका एसोसिएटेड विद देम, जनरली इस स्ट्रक्चर में, ये पूरा स्ट्रक्चर है, जनरली आप बोलोगे ऑफ द एलिमेंट एक्स। इस x एलिमेंट का इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, दे में हैविंग अ रेगुलर पीरियोडिक ज्योमेट्री, बट इन दिस स्ट्रक्चर व्हेन सच एटम में एसोसिएट एट द सेम टाइम, व्हाट अबाउट दिस अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अलॉय। क्या बनेगा, अलॉय। तो दे में फॉर्म अलॉयज बिकॉज इन दैट स्ट्रक्चर व्हेन अ सेम काइंड्स ऑफ एटम, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट करके हम लोग बोलेंगे, जब बात हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, वैसे हम लोग सॉल्यूशन में इस प्रकार की बातें बात कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इस प्रकार का डिफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड करके हम लोग बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड, इसमें सब्स्टिट्यूट ऐड किया गया, जैसे कि अगर आप बोलोगे सर एक कॉपर का स्ट्रक्चर, इसमें ये जिंक डाला गया, जिंक डाला गया, और ये बना क्या है, कॉपर एंड जिंक का एक अलॉय, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं। तो चलो इस प्रकार का जो अलॉय बनेगा, तो ये अलॉय बना सकते हैं। इस प्रकार से अलॉय बनाते समय आप बोलोगे सर हम लोगों ने अमलगम नाम सुना है, हाँ अमलगम, जिंक प्लस मर्क्यूरी, जिंक अमलगम, सोडियम प्लस मर्क्यूरी, सोडियम अमलगम। अब बात चलती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म द अलॉय एंड दे में हैविंग द स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल स्ट्रक्चर, अब इंटरस्टेशियल सॉलिड क्या होगा सर, तो आपने देखा इनके एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाया, दे में हैविंग द स्पेसिफिक ज्योमेट्री।
In that geometry, when the small size particle like carbon, nitrogen, what that is called as oxygen, such a kind of atom which having very small size, they may just accommodate the interstitial space. ये जो space होती है इसको void बोलते हैं, और इस void में ये छोटे टाइप के एटम, साइज के एटम जब अकोमोडेट हो गए तो एट द सेम टाइम दे में जस्ट फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंटरस्टेशियल सॉलिड फॉर्म करेंगे। तो ये सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक साइज होगी। व्हेन दे अरेंज एट द सेम टाइम द गैप इज देयर इन द स्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम इन अ स्मॉल types of atom, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine type atom, when they accommodate the interstitial space at the same time, solid so form is called, जो solid बनेगा वो कौन से प्रकार का solid बनेगा? आप बोलोगे interstitial solid form होगा। तो ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर ये solid क्यों बनाते हैं? अब प्रॉब्लम ऐसा है ना, आपका प्रॉब्लम क्या था अब मैं बता दूं कि सर अभी आपने बताया ये कॉम्प्लेक्स बनाते, क्यों बनाते हैं? उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गए, दूसरा पार्ट है उसका न्यूक्लियर चार्ज। तो बोले ये सभी पॉइंट एक साथ कैसे याद करेंगे? तो एक साथ ही याद करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स बना रहे मतलब वो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाता है? तो आप बोलोगे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के बाद आपने क्या दिमाग में रखा कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ना सर एम्प्टी ऑर्बिटल होना। हाँ सर, तो एम्प्टी ऑर्बिटल होना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके पास। सर फोर्स भी होना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स, वो भी उसमें है। Generally, as we move from left to right at the same time, nuclear charges goes on increasing, तो फोर्स फिर बढ़ेगा। इसी तरीके से आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट? न्यूक्लियर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहली बात, एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर देयर, बराबर है, दे मे हैविंग वेरिएबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो इन प्रकार की बातें अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से, जनरली दे फॉर्म कोऑर्डिनेट। तो इसमें पॉइंट्स को याद करो ना, रिलेटेड पॉइंट कौन से हो गए? आप बोलोगे बुक में एक पॉइंट दिया था, दूसरा तो दिया ही नहीं था, तो नहीं दिया था तो उसको भी वर्कआउट करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बी कॉन्फिडेंट, वर्कआउट तो करके देखो, मिल जाएगी। सर वो कैटालिस्ट के काम करते हैं सर, एम्प्टी ऑर्बिटल है, कैटालिस्ट का काम करता है, उसमें एवरेज फोर्स है। कैटालिस्ट का काम करता है क्योंकि वो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म क्या करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिखा था सर, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स समझो क्या होता है। तो इन सभी बातों को आपको याद करने की जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कॉम्प्लेक्स, अलॉय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, कैटालिस्ट के नंबर ऑफ एग्जांपल्स कौन से हैं, उन एग्जांपल की लिस्ट बनाए। थ्योरी है, भूलने के चांस ज्यादा है, लेकिन अगर ढंग से याद करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अब बाकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, एक बार रिवाइज हो गई कि फिर और कोई क्वेश्चंस हो गया आप जरूर मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ और पॉइंट्स हो गए तो मुझे ऐड करवा दो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।